नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज मौर्य आप सभी का सिलेक्शन वाले यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। यह पीईबी द्वारा इस वर्ष आयोजित परीक्षाओं की पर केंद्रित वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, जिसमें मेरे द्वारा आपको सामान्य विज्ञान का अध्ययन करवाया जा रहा है। और इससे पहले हमारी 2 क्लास सामान्य विज्ञान पर 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं। यह हमारा सामान्य विज्ञान पर आधारित तीसरा लेक्चर है, जिसमें इससे पूर्वत लेक्चर में हमारे द्वारा जो है आपको सेल अर्थात कोशिका के बारे में जानकारी दी गई थी। यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल्स और उनके ऑर्गेनेल्स तथा उनके ऑर्गेनेल्स के फंक्शन। अब आज जो है हम उसका बचा हुआ पार्ट, जो चूँकि लास्ट वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित और ऑर्गेनेल्स जिन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहा जाता है को समझाया था। इस वाले लेक्चर में हम एक्स्ट्रा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अलावा जो ऑर्गेनल्स रहते हैं उनकी जानकारी देंगे। उम्मीद करूंगा कि ये लेक्चर आपको पसंद आएगा। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें, तथा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि अगर हमारा कोई नया वीडियो आता है तो उसकी जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आज का लेक्चर प्रारंभ करने जा रहा हूँ। जय हिंद। ठीक, तो शुरुआत करते हैं राइबोसोम से। क्योंकि मैंने आपको एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा दिया था, उसके बाद जो ऑर्गेनल्स बचे हुए हैं वो हम आज यहाँ सीखेंगे कि वो ऑर्गेनल्स क्या हैं, उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो जो हमारा आज का जो हम लेक्चर चालू कर रहे हैं वो राइबोसोम से करें। राइबोसोम क्या है? देखिए, राइबोसोम एक झिल्ली रहित अंगक है जो साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म के अलावा भी दूसरे अंगकों पे पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में तो पाया ही जाता है राइबोसोम, किसी कोशिका के साइटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के अंदर तो राइबोसोम पाया ही जाता है, किंतु इसके अलावा भी कुछ अंगकों पे, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया या ईपीआर यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका, उस पर भी पाया जाता है। तो राइबोसोम का मूल काम रहता है प्रोटीन का उत्पादन, प्रोटीन संश्लेषण। बेसिकली ये कहा जाता है प्रोटीन संश्लेषण, लेकिन वो होता प्रोटीन उत्पादन नहीं। तो ठीक है, तो राइबोसोम की खोज किसने की थी? राइबोसोम की खोज, ये याद रखने की बात है, क्वेश्चन इस टाइप का आ सकता है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो राइबोसोम की खोज जॉर्ज पेलेट नाम के एक वैज्ञानिक द्वारा 1953 में की गई थी। जॉर्ज पेलेट नामक एक वैज्ञानिक द्वारा राइबोसोम की खोज 1953 में की गई थी। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम एक झिल्ली रहित अंगक है। ठीक है, इसका काम प्रोटीन संश्लेषण करना होता है, और चूंकि ये प्रोटीन संश्लेषण करता है इसलिए इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। अब ये जो राइबोसोम होता है ये काय से बनता है? तो राइबोसोम बनता है आरएनए तथा प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो राइबोसोम का जो कंपोजिशन है वो आरएनए एंड प्रोटीन होता है। ठीक है, अब राइबोसोम करता क्या है? राइबोसोम क्या करता है कि जो केंद्रक से जो केंद्रक एक एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए उत्पन्न करता है। ठीक है, आरएनए के अलग अलग प्रकार हैं जो मैं आपको इसके आगे वाले जो आने वाले हमारे वीडियो उनमें डिटेल में समझाऊंगा। अभी आप याद रखिए कि एक आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसका एक टाइप है मैसेंजर आरएनए, जिसे एमआरएनए यहाँ पे लिखा हो एमआरएनए। ये एमआरएनए जिसे मैसेंजर आरएनए कहा जाता है। इसके अलग अलग प्रकार है, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए। तो ये जो प्रकार है हम आगे आने वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हम केवल इसे कोशिका के पर्सपेक्टिव में समझ रहे हैं, इसलिए इसका ज़्यादा डिटेल अभी यहाँ पे बताना उतना ज़्यादा सार्थक नहीं होगा। तो आप इतना समझिए कि केंद्रक से उत्पन्न एमआरएनए एक मैसेंजर आरएनए होता है। आरएनए जो रहता है उसकी एक श्रृंखला होती है लंबी सी। ठीक है, तो उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर एमिनो एसिड को एक सुव्यवस्थित क्रम में जमाता है। अब एमिनो एसिड क्या है? एमिनो एसिड एक प्रोटीन है। तो एमिनो एसिड नाम का जो प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन को, चूंकि वो प्रोटीन रैंडम बना हुआ था, तो ये क्या, जो ये कोडिंग टाइप है, एमआरएनए कोडिंग है, एक जानकारी है, एक डाटा है, जिसको वो प्रोसेस करता है माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम, और राइबोसोम उसे प्रोसेस करता है, उस जो मैसेंजर आरएनए उसे जानकारी देता है, उस हिसाब से वो जो है अपना प्रोडक्ट यानी कि एमिनो एसिड उस हिसाब से बनाता है, उस डिज़ाइन में बनाता है। ठीक है, उसने आपको, जैसे आपने उसको ऑर्डर, आप जैसे फ्लिपकार्ट या कोई शॉपिंग, या मान लीजिए आप किसी कटिंग वाले के पास जाते हैं, सलून वाले के पास, तो सलून वालों को क्या कहते हैं कि यार हमारा बाल इस टाइप से काटना, इस टाइप से काटना। तो आपने जो उसको जानकारी दी, उस जानकारी के आधार पर आपकी बाल की डिज़ाइन सेट करता है, यानी कि आपकी हेयर स्टाइल सेट करता है। वैसा ही काम कुछ ये जो राइबोसोम है वो करता है। राइबोसोम क्या करता है कि मैसेंजर आरएनए जो उसको जानकारी देता है, उस हिसाब से वो एमिनो एसिड का नामक प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ठीक है, अब जो राइबोसोम है ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है, 2 सब यूनिट रहती है। एक राइबोसोम में 1 यूनिट होगी और राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती है। एक सब यूनिट बड़ी होती है, एक सब यूनिट छोटी होती है। ठीक है, ठीक है, प्रत्येक यूनिट में कम से कम
एक आरएनए होता है, आरआरएनए यानी क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए। जैसे मैंने आपको बताया कि आरएनए के बहुत सारे टाइप है, 2-3 टाइप है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। तो ये आरआरएनए यानी कि इसको राइबोसोमल आरएनए कहा जाता है। आरआरएनए अर्थात राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम के पास होता है। राइबोसोमल आरएनए कहाँ होगा, राइबोसोम के पास। तो राइबोसोम में कम से कम एटलीस्ट दे हैव 1 आरएनए, है ना। राइबोसोम की प्रत्येक यूनिट में कम से कम एक आरएनए होता है। 2 यूनिट है, एक यूनिट ये बड़ी वाली है, एक यूनिट छोटी वाली, तो इसमें भी एक आरएनए कम से कम होगा, इसमें भी एक आरएनए कम से कम होगा। ये याद रखने एक बात है। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि कम से कम कितना होना चाहिए उसके पास आरएनए एक यूनिट के पास, तो कम से कम एक आरएनए होना चाहिए। और इस प्रकार दोनों आरएनए को, दोनों राइबोसोम को मिला, दोनों यूनिट्स को मिला के कम से कम 2 आरएनए होने चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब 70S आरएनए और 80S आरएनए क्या होता है मैं बताता हूँ। आरएनए जो प्रोकैरियोटिक में 70S आरएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये 70S और 80S क्या है, राइबोसोम के 2 प्रकार है, 70S आरएनए राइबोसोम और 80S राइबोसोम। तो ये राइबोसोम के 2 प्रकार हैं। जो 70S प्रकार का राइबोसोम है वो प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, जो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसकी पहली सब यूनिट 50S वाली होती है, 50S सब यूनिट जो बड़ी होती है, और जो छोटी वाली सब यूनिट होती है, यानी कि जिसमें मैंने आपको बताया कि 2 सब यूनिट से बनता है, ये ऊपर है एक नीचे। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक होगा उसमें 50S वाला जो यूनिट है वो ऊपर होगा और ये 30S वाला नीचे होगा। अब ये क्या है कि आपको थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, ये 50 है, 30 है और ये मिलके 80S बनना चाहिए, लेकिन ये 70S है। तो इसका सिस्टम कुछ ऐसा ही है। इसको आप, ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये साइंस है। तो यहाँ पे आप इसको इसी प्रकार से याद कीजिएगा कि जो 2 सब यूनिट होती है उसमें से एक 50S होती है और जो छोटी सब यूनिट होती है वो 30S होती है, और दोनों मिला के जो एक 70S राइबोसोम का निर्माण करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। समझूंगा। अब यूकैरियोटिक सेल में, इसके विपरीत यूकैरियोटिक सेल में 80S प्रकार का यानी कि 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और 80S राइबोसोम जो होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ठीक है, उसकी बड़ी जो सब यूनिट होती है 60S राइबोसोम होती है, और जो 40S रहती है वो, जो छोटी वाली सब यूनिट होती है 40S से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है ना। राइबोसोम की 2 सब यूनिट है, तो उसका ऊपर वाला पार्ट जो है 70S होता है और नीचे वाला पार्ट जो है 40S होता है। इसी में भी चूंकि अब यहाँ पे भी आपको वही देखने मिल रहा है कि 60 और 40 मिलके आपका 100 होना चाहिए, लेकिन ये 80S बनता है, यानी कि 80S राइबोसोम होता है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, क्वेश्चन यदि आता तो आप बताएंगे कि 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, और 70S की बड़ी सब यूनिट 50S होती है और छोटी सब यूनिट 30S होती है। इसी प्रकार जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, और इसमें बड़ी जो यूनिट है वो 60S होती है और छोटी यूनिट जो है 40S होती है। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जो S है, ये जो 40 और 30 के आगे जो S लगा हुआ है ये है क्या एक्चुअली। जो S है ये स्वेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है। ये स्वेडबर्ग जो उन वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका नामकरण किया, जो खोज की थी, उसी आधार पर उसका नाम स्वेडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंट कोफिशिएंट रखा गया है। S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग कांस्टेंट। S जो है स्वेडबर्ग कांस्टेंट कहलाता है, इसे सेडिमेंट कोफिशिएंट भी कहते हैं। और यह अप्रत्यक्ष रूप से क्या दिखाता है, अप्रत्यक्ष रूप से राइबोसोम की साइज तथा उसके घनत्व की जानकारी देता है। अगर प्रश्न इस प्रकार आ जाए कि जो राइबोसोम में जो 70S है, तो इसके आगे जो S लगा हुआ है, ये जो स्वेडबर्ग कांस्टेंट, स्वेडबर्ग कांस्टेंट या सेडिमेंट कोफिशिएंट, ये क्या दिखाता है, तो ये राइबोसोम की साइज, अप्रत्यक्ष रूप से साइज और उसके घनत्व को बताता है, या उसके सेडिमेंटेशन को बताता है। किसी भी सेंट्रीफ्यूज में घुमाने पर उसके सेडिमेंटेशन की रेट क्या होगी ये उसको बताएगा। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये लाइन आप यहाँ लिखी हुई इसको समझिएगा कि अप्रत्यक्ष रूप से राइबोसोम की घनत्व की और साइज की जानकारी ये देता है। डायरेक्टली नहीं देता कि यार 80S मतलब 70 साइज नहीं बताएगा, वो एक्चुअली उसके साइज का एक इशारा दे रहा है कि आपको है ना, एक मतलब उनमें एक रिलेशन है। ठीक है, जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ज़्यादा साइज बड़ी होगी। ठीक है ना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोशिका में राइबोसोम, कोशिका द्रव, जैसा कि मैंने बताया कोशिका में राइबोसोम, कोशिका द्रव अर्थात साइटोप्लाज्म, अंतर्द्रवी जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ना। आप जो आगे जो फोटो बताऊंगा उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। देखिएगा, मैंने बताया कि 2 सब यूनिट होती है। ये राइबोसोम का कुछ चित्र है। राइबोसोम इस प्रकार का दिखता है, गोल नहीं रहता, ये थोड़ा सा अलग सा अटपटा सा शेप रहता है इसका, एक किसी मुट्ठी के हिसाब से रहता है। ये इस टाइप से बैठे हुए रहते हैं, जैसे ना ये मुट्ठी है मेरी
दोनों जो मेरे है ना, ये इस टाइप से इनकी जुड़ाव रहता है, इस टाइप से, ये इस टाइप से, कुछ इस टाइप से राइबोसोम का जुड़ाव रहता है। ये जो देख पा रहे हैं आप, ये इधर, ये इधर। अब ये जो ऊपर वाली यूनिट है ये बड़ी यूनिट है ना, ये लार्जेस्ट यूनिट है, और ये स्मॉलर यूनिट है, इसे छोटी यूनिट है, ठीक है। बड़ी और छोटी दोनों यूनिट हो गई आपकी, ठीक है। ये जो आप जो ये जो रंग बिरंगी इंद्रधनुष जैसी संरचना देख रहे हैं आप, ये नीचे केचुए जैसी, ये क्या है? ये mRNA, ये क्या है? मैसेंजर आरएनए है, ठीक है। ये मैसेंजर आरएनए क्या है? एक जानकारी है। मैसेंजर आरएनए एक जानकारी है, ये इस आरएनए में आती है, ठीक है, इस राइबोसोम में आती है। ये पूरी यूनिट जो है एक राइबोसोम है, ये उसकी बड़ी यूनिट है, ये छोटी यूनिट है, और ये मैसेंजर आरएनए एक जानकारी के रूप में इसमें इनपुट हुआ। इसने जो जानकारी दी उस हिसाब से इसने इधर से ये एमिनो एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, ठीक है। मतलब जो जानकारी इसने इसको फीड की उसी हिसाब से इसने एमिनो एसिड का प्रोडक्शन शुरू किया, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। ये स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है, दिस इज mRNA, ये mRNA है, और ये जो है एमिनो एसिड का प्रोडक्शन इस mRNA द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर होता है। यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर एक और कलर, मतलब ये इसमें से सिलेक्ट कर रहा है कि इसको क्या क्या लेना है, और उस हिसाब से ये अपनी जानकारी बना रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये एक राइबोसोम का चित्र है, राइबोसोम का डायग्राम है, इसे आप समझ लीजिए, ठीक है। और ये tRNA कहलाता है इसे। अब आगे आते हैं हम, दूसरा ऑर्गेनल पढ़ते हैं हम जो बचे हुए ऑर्गेनल्स में से, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वान कोलिलकर ने करी थी, है ना। अल्बर्ट वान कोलिलकर ने नामक वैज्ञानिक ने सन 1857 में की थी। क्रांति ला देता है माइटोकॉन्ड्रिया भी, क्या है, क्रांति लाता है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन का काम करता है, ऊर्जा से क्रांति आती है, मतलब आपके अंदर क्रांति कैसे आएगी? जब आपके पास ऊर्जा होगी तभी तो क्रांति आएगी। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि अल्बर्ट वान कोलिलकर नामक वैज्ञानिक द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूत्रकणिका की खोज 1857 में की गई थी, ठीक है। जब हमारा देश क्रांति कर रहा था तब उन्होंने वहाँ क्रांति मचा दी थी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एक द्विझिल्ली युक्त अंगक है। द्विझिल्ली युक्त यानी कि बाइलेयर्ड, यानी कि इसकी दो मेम्ब्रेन होती है ना। इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है। जो कुछ कोशिका में जो है कुछ अंगक ऐसे होते हैं जिनके पास एक ही मेम्ब्रेन होती है, और कुछ अंगक ऐसे होते हैं जिनमें डबल जो है मेम्ब्रेन होती है। तो ये उन अंगकों में से एक है जिनके पास दो झिल्लियाँ होती है। ये बात याद रखने योग्य है, इसको आप नोट करके विशेष रूप से रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की दो सतह होती है, यानी दो मेम्ब्रेन्स होती है, दो झिल्लियाँ होती है। क्योंकि परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन सा अंगक है जो द्विझिल्ली युक्त अंगों को आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो उसमें आपको याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, सूत्रकणिका जो है, उसके पास दो झिल्ली होती हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जो डबल झिल्ली युक्त अंगक है तथा एटीपी यानी कि एडिनो ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इज कॉल्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये भी याद रखिएगा, एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये हमने लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लीजिएगा, इसकी स्पेलिंग भी लिखी हुई है, ठीक है। के रूप में रासायनिक ऊर्जा का उत्पन्न करता है। अब जो कोशिका है, चूंकि कोशिका का जो जीव द्रव है या जो भी उसके अंदर मटेरियल है वो सभी रासायनिक रूप में, तो ये जो ऊर्जा का उत्पादन करेगा ये भी रासायनिक रूप में करेगा। ऐसा नहीं कि करंट निकालने लग जाएगा, करंट भी एक ऊर्जा का प्रकार है, लेकिन ये जो है रासायनिक ऊर्जा के रूप में उसको उत्पन्न करता है। और रासायनिक ऊर्जा किस रूप में उत्पादित करता है? ये एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट नामक केमिकल के रूप में एक ऊर्जा उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए अब चूंकि ऊर्जा उत्पन्न करता है तो इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। ये कभी कभी अगर पीईबी का मन सिंपल क्वेश्चन पूछने का हो तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोशिका का पावर हाउस या कोशिका का ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र कौन सा होता है, तो आपको लगाना है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ध्यान रखने योग्य ये बात है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, और वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का काम जो है मीजोसोम, जैसा कि मैंने आपको बताया, मीजोसोम द्वारा किया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। कोशिका में यह जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका के अंदर जीव द्रव वाले स्थान पर पाया जाता है, जहाँ जीव द्रव रहता है। जैसे ये सेल है, इसके अंदर ये इसका जीव द्रव है, तो यहाँ पे कहीं पे ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या वेरी कर सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, पर एटलीस्ट एक तो होगी सी, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया किसी भी कोशिका में, ठीक है। अब ये जो है चूंकि सूत्रकणिका क्या है कि
इतने स्मॉल होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया कि इनको है ना केवल डाइंग यानी कि अभिरंजित करने के बाद ही सूक्ष्मदर्शी से देखा जा सकता है। यदि आप डायरेक्टली सूक्ष्मदर्शी अगर किसी सेल को लेंगे और सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई नहीं देगा, यानी कि सूत्रकणिका डायरेक्टली नहीं दिखाई देगी, लेकिन क्योंकि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है। लेकिन इनको देखने के लिए हम एक अलग विशेष प्रकार का वो करते हैं, विशेष प्रकार की प्रक्रिया अपनाते हैं जिसे स्टेनिंग कहा जाता है। स्टेनिंग यानी कि अभिरंजन, यानी कि उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है जिससे वो जो है डाई हो जाते हैं, उसके अंदर के जो अंगक है वो डाई हो जाते हैं, ठीक है ना। स्टेनिंग के लिए अलग जो है जो डाइज का उपयोग होता है उसको डालते हैं, जैसे आयोडीन है या एक स्टेमिन नाम के कोई केमिकल आता है, उससे उसको डाई उसको वो करते हैं, अभिरंजित करते हैं, यानी कि स्टेन करते हैं। स्टेन करने यानी धब्बा लगाते हैं उसके ऊपर। तो जैसे वो स्टेनिंग करते हैं, क्योंकि ये तो ट्रांसपेरेंट रहते हैं, जब उसके अंदर स्टेन करते हैं तो वो उसका अलग से उभर के आ जाता है उसका शेप। तो इसलिए इसको सामान्य तौर पे डायरेक्टली ऐसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म। उसको देखने के लिए आपको उसको स्टेन करना पड़ेगा। किसको? कोशिका को स्टेन करेंगे तब जाके आपको ये माइटोकॉन्ड्रिया सामान्य तौर पे दिख पाएगा, ठीक है। अब बैक्टीरिया की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया यानी कि एक प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक सेल के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, उनके पास मेसोसोम होता है, और मेसोसोम और उसका जो साइटोप्लाज्म वही मिलके बाकी सारे काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसके पास सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। सिंगल सर्कुलर डीएनए यानी कि नो जीनोमिक डीएनए नहीं, एक सर्कुलर डीएनए जो उसको उसका काम करने के लिए समझाता रहता है। उसके पास एक आरएनए होता है और एक 70S टाइप का राइबोसोम तथा प्रोटीन संश्लेषण हेतु आवश्यक घटक पाया जाता है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यार जो राइबोसोम है, राइबोसोम वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम होता है वो 70S टाइप का रहता है, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि ये यूकैरियोटिक सेल की बात चल रही है, तो यूकैरियोटिक सेल के पास अपना 80S टाइप का राइबोसोम होता है, लेकिन जो उसी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का राइबोसोम होगा, ठीक है ना। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया खुद छोटा है तो उसके अंदर एक छोटी साइज का राइबोसोम फिट हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे 80S की जगह 70S राइबोसोम होता है। ये भी याद रखने की बात है, परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया उसके पास जो राइबोसोम होता है वो किस प्रकार का राइबोसोम होता है। तो आप कहीं कंफ्यूज होकर ये मत लगा देना कि यार जो यूकैरियोटिक सेल है तो यूकैरियोटिक सेल में 80S है तो यहाँ पे भी 80S होगा, ऐसा नहीं है। जो राइबोसोम है उसका जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक सेल का ऑर्गेनल है, यानी कि सेल से छोटी साइज का है, तो उसके अंदर का जो राइबोसोम आएगा वो सेल के राइबोसोम से छोटा ही होगा, यानी कि 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो याद रखने की बात यह है कि इसके पास जो माइटोकॉन्ड्रिया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसके पास सिंगल और सर्कुलर डीएनए होता है ना। एक तो रेगुलर डीएनए होता है जो डबल हेलिकल रहता है, और एक ये सर्कुलर शेप में रहता है, ठीक है। एक आरएनए होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक होते हैं, तथा एक 70S टाइप का राइबोसोम भी होता है ना। एक नहीं, मतलब 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो अपनी दो परत, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो द्विझिल्ली युक्त होता है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन होता है ना। डबल मेम्ब्रेन होता है, बाइलेयर होता है। तो बाइलेयर्ड होता है, तो इसमें इसकी जो बाहरी और भीतरी परत जो है इसको दो कक्षों में विभाजित करती थी, ठीक है। दो परत होती है इसकी, एक बाहरी, एक इंटरनल एंड एक एक्सटर्नल, है ना। जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो उसकी लेयर्स रहती हैं वो उसको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, ठीक है। और भीतरी कक्ष जो रहता है, जो इंटरनल जो कैविटी रहती है इसकी, वो एक समांगी मिश्रण, यानी कि जिसका डेंसिटी या जो थ्रू आउट एक जैसा हो उसे समांगी कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं। और ये जो है एक अधात्री अथवा मैट्रिक्स से बना होता है, मैट्रिक्स, है ना। जो डेंस मिश्रण रहता है उसके अंतर्गत वो उसको मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। इंटरनल कैविटी, माइटोकॉन्ड्रिया की इंटरनल कैविटी के अंदर जो मिश्रण यानी कि जो डेंस लिक्विड भरा होता है उसे आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। अब इसका जो बाहरी सतह होती है वह वलयाकार होती है। बाहरी सतह नहीं, बाहरी जो सतह होती है उसकी आंतरिक सतह, मतलब बाहरी जो लेयर होती है उसकी अंदर वाली जो लेयर होती, मतलब अंदर वाली जो साइड रहती है वह वलयाकार होती है। वलयाकार यानी कि लाइक दिस, ये शेप, ये वलय, है ना। ये जो फोल्डिंग्स को वलय कहा जाता है ना। तो ये फोल्डिंग से फोल्डेड रहती है, जो आउट, जैसे दो लेयर बताई, जो मैं आगे डायग्राम बता दूंगा आपको, उससे क्लियर हो जाएगा। इन वलय को क्रिस्टी कहा जाता है, जो इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने के काम आती है। किसके? जो आउटर लेयर है उसके इंटरनल साइज में ऐसी फोल्डिंग्स रहती है, और ये फोल्डिंग्स उसके जो है क्षेत्रफल को यानी कि एरिया को बढ़ाने का काम करती है, ठीक है। बाहरी तथा भीतरी कक्ष दोनों एक दूसरे से भिन्न
विशेष एंजाइम होते हैं, मतलब बाहरी जो कक्ष होता है उसके अपने अलग एंजाइम्स होते हैं, जो इंटरनल कैविटी है, जो इंटरनल साइड है उसकी, जो अंदर वाली जो सतह है उसके अपने विशेष एंजाइम होते हैं। दोनों के एंजाइम अलग अलग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य से संबंधित होते हैं ये दोनों एंजाइम, मतलब जो एंजाइम जो ये दोनों सीक्रेट कर रहे हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया को अपना काम पूरा करने में सहयोग करते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वायवीय श्वसन यानी कि एरियल रेस्पिरेशन से संबंधित होता है। ठीक है, ऑक्सीजन है ना, ऑक्सी रेस्पिरेशन से संबंधित होता है या एरियल रेस्पिरेशन से संबंधित होता है, मतलब ये रेस्पिरेशन जैसा काम करता है और वहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न होता है, उत्पादित करता है। इसे विभाजन विखंडन विधि, इसमें विभाजन विखंडन विधि से होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन विखंडन विधि से होता है ना। ठीक है, बाइफर्केशन, इसे बाइफर्केट हो जाता है ये। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये एक और कोई क्वेश्चन आ सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में विभाजन किस विधि से होता है, तो वहाँ पे विखंडन विधि से होता है ना, फ्यूजन। आगे चलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि ये कुछ हिस्सा एक आप कहते ना एल्पेन क्या कहते हैं सर, इक्लेयर चॉकलेट देखिए आपने, इक्लेयर चॉकलेट में भी दो लेयर्स होती हैं, एक आउटर लेयर जो कैरेमल की रहती है, एक इंटरनल लेयर जिसमें चॉकलेट भरा होता है। ठीक है, कैरेमल एंड चॉकलेट से मिलकर इक्लेयर बनती है, तो ये कुछ इक्लेयर जैसी दिखती है ना, डिज़ाइन इसकी इक्लेयर जैसी है। ये इसकी बाहरी लेयर है ना, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है, और ये जो है, ये जो अंदर जो पीला वाला क्षेत्र आप देख पा रहे हैं यहाँ से, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है ना, ये आउटर और इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, दो मेम्ब्रेन मैंने बताया, दो सतह है इसकी। ठीक है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द मैट्रिक्स, द ब्लू, ये जो इसके अंदर जो ब्लू जो लिक्विड है, दिस लिक्विड इज मैट्रिक्स, दिस लिक्विड इज मैट्रिक्स। यह लिक्विड जो है, जो गहरा नीले रंग से आपको स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है, यह जो लिक्विड है यह मैट्रिक्स कहलाता है ना। ये कहाँ होता है, ये अंदर वाली सतह में होता है, अंदर वाली जो मेम्ब्रेन उसके अंदर का। अब जो अंदर वाली जो सतह, ये जो हमारी आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो बाहरी लेयर है, इस बाहरी लेयर में ये इस प्रकार की ये फोल्डिंग्स दिख रही है। ये फोल्डिंग्स क्या कहलाती है, ये फोल्डिंग्स कहलाती है क्रिस्टाई कहलाती है ना। इसका जैसे अगर एक फोल्डिंग होती है तो उसमें क्रिस्टी कहा जाता है, और जो इसका बहुवचन है, प्लूरल है, उसे क्रिस्टाई कहा जाता है। क्योंकि ये बहुत सारे हैं इसलिए यहाँ पे इसको, इस जो संरचना है, ये वलय, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके आंतरिक सतह में, बाहरी जो हमारी लेयर है उसकी आंतरिक सतह में इस प्रकार के वलय पाए जाते हैं। ये वलय, इन वलयों की बात कर रहा था मैं। ये जो फोल्डिंग्स है, ये फोल्डिंग्स, दिस फोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टाई। और ये क्रिस्टाई क्या करती है, इसके क्षेत्रफल को बढ़ाने का काम करती है। किसके, आउटर मेम्ब्रेन के क्षेत्रफल को, आउटर मेम्ब्रेन की इनर लेयर ये है ना। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन की इनर लेयर में है ये इसका जो अंदर वाली लेयर उसकी बाहरी सतह में संबंध है, ये इसकी अंदर आंतरिक सतह है। इसके अंतर्गत एक मैट्रिक्स यानी कि घना लिक्विड भरा होता है जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टाई कहा जाता है। इसके अंदर भी ये छोटे छोटे, ये जो आप डॉट यहाँ पे इसमें दिख नहीं पा रहे होंगे चित्र में, चूंकि ये वो है, लेकिन यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे डॉट्स हैं। ये डॉट्स क्या है, ये छोटे छोटे जो डॉट्स हैं ये राइबोसोम कहलाते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स रहते हैं, ये ग्रेन्यूल्स हैं। दीस आर जो बड़े डॉट्स जो है ये ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, ये बड़े डॉट्स ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर वाली सतह में एटीपी का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया उसकी संरचना मैंने आपको बताई, इसके एक आउटर लेयर होती है, इसकी एक इनर लेयर होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर ये जो गोल गोल ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे गोल गोल, जहाँ पे मैं आप ये पेन चला रहा हूँ, ये सर्कुलर, इसके सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, ये सर्कुलर डीएनए है। ठीक है, तो इसके कितने पार्ट्स हो गए, ये मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। आपने समझा कि इसकी दो लेयर होती है। ठीक है, इसके पास एक सर्कुलर डीएनए होता है, एक आरएनए होता है, राइबोसोम होता है ना, और ये एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन करते हैं। तो ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन एक पार्ट हो गया, इनर मेम्ब्रेन एक पार्ट हो गया इसका। ठीक है, दिस इज द अदर। ठीक है, दो लेयर्स हो गई इसकी। एक होता है इसमें सर्कुलर डीएनए होता है इसमें। ठीक है, सर्कुलर डीएनए के बाद इसमें आरएनए होता है। आरएनए के अलावा इसमें राइबोसोम होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम। ठीक है, 70S टाइप राइबोसोम हो गए आपके। ठीक है, जो इनफोल्डिंग्स है, दिस इनफोल्डिंग्स आर कॉल्ड क्रिस्टाई। ठीक है, इनफोल्डिंग्स क्रिस्टाई कहलाते हैं। जो लिक्विड रहता है, जो ब्लू लिक्विड रहता है इसके अंदर भरा हुआ, दिस ब्लू लिक्विड इज कॉल्ड
ब्लू लिक्विड इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ये जो ब्लू लिक्विड है मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। ये राइबोसोम की माइटोकॉन्ड्रिया की एक डिज़ाइन थी। ठीक है, आउटर लेयर है, इनर लेयर है, इनर लेयर के जो फोल्डिंग्स है उसको क्रिस्टाई कहते हैं। क्रिस्टाई के अंतर्गत एक लिक्विड अंदर वाली जो मेम्ब्रेन रहती है उसमें नीले रंग का ये द्रव जो दिख पा रहा है आपको घना समांगी मिश्रण रहता है जिसे मैट्रिक्स यानी कि अधात्री कहा जाता है हिंदी में। और इसके अंतर्गत इस अधात्री के अंतर्गत सर्कुलर डीएनए तैरते रहते हैं। सर्कुलर डीएनए के अलावा इसमें आरएनए होता है। आरएनए के अलावा इसमें जो एटीपी का उत्पादन होता है वो इसी लिक्विड के अंदर होता है। और ठीक है, यही इसके बारे में थी जानकारी। आगे चलते हैं हम। अगला कोई अब इसके अलावा आता है प्लास्टिड। अगला ऑर्गेनल है हमारा प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? प्लास्टिड जो होते हैं इन्हें हिंदी में लवक कहा जाता है। प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहा जाता है। जैसे हरित लवक, आपने सुना होगा कि पौधों में हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल भी प्लास्टिड का एक प्रकार है। ठीक है ना, क्लोरोफिल भी एक वर्णयुक्त प्लास्टिड का एक प्रकार है ना। तो ये प्लास्टिड को हिंदी में लवक कहा जाता है। ये कुछ पादप तथा कुछ प्रोटोजोआ जैसे युग्लिना में वर्णयुक्त अंग पाए जाने वाले वर्णयुक्त अंग के, यानी कि पौधों में तो सभी में जो हरे पौधे हैं उन सभी में पाए ही जाएंगे, वर्णक पाए ही जाएंगे। चाहे हरे ना भी हो तो भी उनमें वर्णक होते हैं। जो कलरेशन आता है पौधों के अंदर जो कलर होता है वो कलर उन अंगक यानी कि जिनकी बात हम कर रहे हैं लवक की वजह से होता है। और इसके अलावा कुछ जो जीव रहते हैं जैसे प्रोटोजोआ के अंतर्गत जैसे प्रोटोजोआ का एक उदाहरण क्या है? युग्लिना एक जीव है, सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें भी लवक पाए जाते हैं हरे रंग का। ठीक है ना, तो ये जो है ये केंद्रक तथा सूक्ष्म कणिका के समान द्विझिल्ली युक्त अंगक है। मैंने आपको बताया कि जो कोशिका होती है उसके अंतर्गत कुछ अंगक एक लेयर वाले होते हैं, कुछ अंगक बाइलेयर होते हैं। जो बाइलेयर अंगक है उनमें कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया और उनके अलावा केंद्रक तथा सूक्ष्म सूत्रकणिका यानी कि सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक ये द्विझिल्ली युक्त अंगक होते हैं। उसके अलावा कौन सा द्विझिल्ली युक्त अंगक होता है? ये प्लास्टिड भी बाइलेयर होता है। तो समझ में आया कि जो कोशिका के अंतर्गत द्विझिल्ली युक्त अंगक कौन कौन से हैं? एक तो केंद्रक अपने आप हो गया, केंद्रक के अलावा सूत्रकणिका के अलावा प्लास्टिड भी एक बाइलेयर्ड यानी कि डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। ठीक है, आकार में ये अपेक्षाकृत बड़े होते हैं तो सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आसानी से देखे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया छोटी होती है, लेकिन ये जो है डायरेक्टली आप सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। इसके लिए आपको ज़्यादा कोई ऐसा अलग से सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी देखने की जरूरत पड़ेगी। जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी उसको भी अगर मैग्नीफिकेशन बहुत अच्छा है तो आप उसको उससे देख पाएंगे। ठीक है, तो पौधों में ये क्या है, इनका मुख्य काम क्या होता है? एक तो भोजन उत्पादन, जैसा कि आप जानते हैं कि हरे पौधों में भोजन उत्पादन के लिए क्लोरोफिल उपयोग में आता है। तो क्लोरोफिल भी एक प्लास्टिड का प्रकार है। तो प्लास्टिड का प्रकार है इसलिए वो भोजन उत्पादन कर रहा है। उसके अलावा उस भोजन के संग्रहण में भी ये सहयोग करते हैं। तो इनका मूल काम भोजन उत्पादन, भोजन का संग्रहण होता है। ठीक है, या तो ये भोजन का उत्पादन करेंगे या भोजन का संग्रहण करेंगे। ठीक है, अब प्लास्टिड में पाए जाने वाले वर्णों के अच्छा, हालांकि इसके अलावा ये कुछ और उनके कुछ पौधों में ये उसको सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करते हैं, हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से उसको बचाने का भी काम करते हैं। ठीक है, ये एक और बात याद रखिएगा। प्लास्टिड में पाए जाने वाले वर्णों के कारण पौधों में भिन्न भिन्न रंग होते हैं। तो पौधों में भिन्न भिन्न रंग क्यों होते हैं? क्योंकि प्लास्टिड भी अलग अलग प्रकार के, जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड है उनके कारण उनमें अलग अलग कलर के पौधे पाए जाते हैं। अगर किसी में क्लोरोफिल ज़्यादा होगा तो वो हरा होगा, है ना। इस प्रकार की जो अलग अलग वर्णक है, जैसे किसी में कैरोटीन ज़्यादा होगा तो लाल रंग का होगा, नारंगी रंग का होगा। तो ये कारण है, पौधों के अलग अलग रंग उसमें पाए जाने वाले वर्णक लवक के आधार पर डिसाइड होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर प्लास्टिडों को 3 प्रकारों में बांटा गया। प्लास्टिड के कितने टाइप है? मतलब उसके अंदर जो पिगमेंट, वर्णक यानी कि वर्णक को इंग्लिश में पिगमेंट कहा जाता है। वर्णक यानी कि यहाँ पे वर्णक जहाँ वर्ड आ रहा है वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो उसे पिगमेंट समझ लें। दिस इज पिगमेंट, है ना। वर्णक यानी कि पिगमेंट। तो जो वर्णकों की उपस्थिति के आधार पर यानी कि पिगमेंट की उपस्थिति के आधार पर प्लास्टिडों को 3 टाइप्स में बांटा गया है। दे आर डिवाइडेड इन 3 क्लासेस। फर्स्ट इज क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हिंदी में इसे हरित लवक कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। उसके अलावा आता है वर्णी लवक, जो एक्चुअली हरित लवक भी एक प्रकार वर्णी लवक ही है, लेकिन हरित लवक के अलावा हरित लवक एक भोजन उत्पादन का भी काम कर रहा है। ठीक है, उसमें तो वो एक अलग ही टाइप की क्लास होगी, क्लोरोप्लास्ट। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव क्लोरोफिल।
तो दे हैव दिस प्लास्टिड कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, इनके पास हरित लवक होता है। ठीक है, उसके अलावा वर्णी लवक, वर्णी लवक यानी कि जो जिनमें वर्णक हो, यानी कि उनमें कोई पिगमेंट हो, एक्सेप्ट ये क्लोरोफिल, क्लोरोफिल को छोड़ के जो अगर कोई अन्य पिगमेंट उसमें पाया जाता तो वो फिर वर्णी लवक की श्रेणी में आ जाता है। वर्णी लवक यानी कि उनको इंग्लिश में कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। और एक तीसरा टाइप आता है अवर्णी लवक, जिनके पास कोई भी पिगमेंट नहीं होता, जो कलरलेस होते हैं, उन्हें ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है, यानी कि अवर्णी लवक होते हैं। तो वर्णक की उपस्थिति के आधार पर आपने देखा कि जो लवक कितने प्रकार के होते हैं, वर्णक की उपस्थिति, उसमें पाए जाने वाले पिगमेंट के आधार पर जो प्लास्टिड है वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। पहला है क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, दूसरा है वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट, एंड द थर्ड वन इज कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अवर्णी लवक कहा जाता है जिसे। हरित लवक के अंतर्गत क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड जैसे वर्णक आते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा को संचित रखने का काम करते हैं। ठीक है, इनका काम जो प्रकाश संश्लेषण होता है तब वो अपने अंदर प्रकाश को संचित करके रख लेते हैं रासायनिक फॉर्म में। ठीक है, इसे पादप कोशिका का रसोईघर कहते हैं तथा इसमें राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसके पास भी राइबोसोम होता है ना। तो जो क्लोरोप्लास्ट रहता है, क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम होता है। इसके अंतर्गत क्लोरोफिल तथा कैरोटेनॉइड आते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा को संचित रखने का काम करते हैं। ठीक है, इसे पादप कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। पादप कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है? पादप कोशिका का रसोईघर क्लोरोप्लास्ट को यानी कि हरित लवक को कहा जाता है। ये एक और बात याद रखने योग्य है। वर्णी लवक पाते हैं हम। तो वर्णी लवक क्या होते हैं? वसा में घुलनशील वर्णक जो है ना, फैट सोलेबल, कुछ होते हैं वाटर सोलेबल, कुछ होते हैं फैट सोलेबल, यानी कि कुछ जो पदार्थ होते हैं वो, या कुछ जो तत्व होते हैं वो क्या होते हैं, पानी में घुलनशील होते हैं, है ना। वो डायरेक्ट आप पानी में डालोगे डिजोल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ चीज़ जो है पानी में, कुछ जो पदार्थ होते हैं वो पानी में डायरेक्टली डिजोल्व नहीं होते, घुलते नहीं हैं। तो वह जो पानी में नहीं घुलते, उनको जब हम तेल या किसी वसी विलयन में घुलते हैं तो वहाँ पे वो घुल जाते हैं। इसलिए ये वसा में घुलनशील वर्णक हैं जिनमें कैरोटेनॉइड आते हैं, जैसे कैरोटेनॉइड के अंतर्गत कैरोटीन, ज़ेंथोफिल, ये जो है इसके अंतर्गत के पिगमेंट है। ठीक है, ज़ेंथोफिल, कैरोटीन, ये सब पिगमेंट है किसके? वर्णी लवक के अंतर्गत, कैरोटेनॉइड वर्णक। ठीक है, आदि आते हैं। इसके कारण पौधों का रंग पीला, नीला, लाल होता है। अब जहाँ पे भी आपको दिखे कि यार ये अगर पीला, नीला या लाल टाइप है तो वहाँ पे कैरोटीन उपस्थित होगा, ज़ेंथोफिल उपस्थित होगा। ठीक है, अवर्णी लवक, अब हम आते हैं अवर्णी लवक पे। तो अवर्णी लवक जो है कलरलेस होते हैं, यानी कि इनका कोई कलर नहीं होता। ये इनका मूल काम खाद्य पदार्थ, प्रोटीन, स्टार्च और वसा के रूप को संचित करना होता है। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी। ल्यूकोप्लास्ट की 3 हैं, जैसे कुछ प्रोटीन को करते हैं, कुछ स्टार्च को यानी कि मंड को स्टोर करते हैं, और कुछ फैट को स्टोर करते हैं। ठीक है ना। तो ये अवर्णी लवक, 3 प्रकार के वर्णक हो गए, लवक हो गए, हरित लवक, अवर्णी लवक और वर्णी लवक। हरित लवक इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक इज कॉल्ड क्रोमोप्लास्ट, अवर्णी लवक इज कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, हरित लवक में जो पिगमेंट रहेगा वो कैरोटीन और क्लोरोफिल होगा, और ये जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऊर्जा संचयन का काम करते हैं। वर्णी लवक के अंतर्गत वसा में घुलनशील वर्णक आएंगे, जिनमें कैरोटेनॉइड के अंतर्गत कैरोटीन और ज़ेंथोफिल होते हैं। इसके कारण पौधों का रंग लाल या पीला होता है और नारंगी होता है। ठीक है, तो अवर्णी लवक कलरलेस होते हैं। इनके अंतर्गत इनका मूल काम खाद्य पदार्थों को संग्रहित करने का रहता है, जैसे प्रोटीन, वसा या स्टार्च। ठीक है, तो इतना हमारा जो है क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब प्लास्टिड के आधार जो है मैं कुछ बता देता हूँ आपको। जैसे ये टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है? लाइकोपिन के कारण उसका कलर लाल होता है। कैरोटीन यानी गाजर में किस प्रकार का लवक पाया जाता है? गाजर में कैरोटीन नामक लवक पाया जाता है। चुकंदर का जो लाल कलर होता है उसमें विटामिन नामक लवक पाया जाता है। ये याद रखने की बात थी, कभी परीक्षा में आ जाए आप टमाटर में किस प्रकार का लवक पाया जाएगा तो आप बताएंगे उसमें जो पिगमेंट है वो लाइकोपिन के कारण होता है। कैरोटीन का जो गाजर का जो लाल या हल्का नारंगी रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। चुकंदर का जो बैंगनी लाल रंग होता है वो विटामिन के कारण होता है। अब पौधों में इसके अलावा क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लास्टिड होते हैं इनका काम भोजन का उत्पादन तथा भोजन के संग्रहण के अलावा इनका काम जो होता है उनको सुरक्षा प्रदान करना भी रहता है हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से। और
जो इस प्रकार का जो वर्णक होता है जो उसको हानिकारक या पराबैंगनी विकिरणों से सुरक्षा करता है उसको फाइकोसाइनिन कहते हैं। फाइकोसाइनिन, ठीक है, फाइकोसाइनिन, ठीक है ना। ये इस प्रकार का जो शायद फाइको ये भी हो सकता है, स्पेलिंग में शायद गलत हो, फाइकोसाइनिन, ठीक है, जो फाइकोसाइनिन है। तो हमने समझ लिया कि जो प्लास्टिड के तीनों प्रकार समझ लिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये है क्लोरोप्लास्ट। जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट एक लवक है, तो लवक ग्रीन क्लोरोप्लास्ट जो है उसके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो है डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होता है। तो इसका जो डिज़ाइन है उसको समझाने के लिए हमने आपको ये बताया। उसको यहाँ पे हमने अलग से क्लोरोप्लास्ट को क्यों लिया। क्लोरोप्लास्ट चूँकि क्या थोड़ा एक महत्वपूर्ण अंगक है, सभी दूसरे वर्णक या दूसरे जो लवक है वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना ये जो हमारा क्लोरोप्लास्ट रखता है। और इसके अंतर्गत इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इसके क्योंकि इसकी डिज़ाइन बहुत कॉम्प्लेक्स होती है क्लोरोप्लास्ट की। तो उनके जो अंदर की जो डिज़ाइन है उससे समझाने के लिए, उनकी जो अंदर की जो संरचना है उसको समझाने के लिए मैं आपको ये चित्र दिखा रहा हूँ, आप इसे समझिएगा, ठीक है। मैंने बताया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो इसमें ये जो गहरे हरे रंग की जो आप देख पा रहे हैं, ये वाली जो है ये इसकी आउटर लेयर है, और ये जो हल्के हरे रंग की इसकी इनर लेयर है। दिस इज इनर लेयर, दिस इज आउटर लेयर, ठीक है, इसकी आउटर लेयर है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है इसके अंतर्गत ये इस टाइप की जो संरचना पाई, ये देख पा रहे होंगे आप, ये सिक्के के ऊपर सिक्के जैसी कुछ संरचना दिख रही है। तो ये सिक्के के ऊपर सिक्के जैसी जो संरचना है इसे कहते हैं ग्रेनम, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ढेर, इसके ऊपर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो इसमें ये एक संरचना, फिर उसके ऊपर ऐसा, फिर उसके ऊपर ऐसा, ये जो संरचना है, ये पूरी जो संरचना है ये तो कहलाती ग्रेनम, ठीक है, ये संरचना कहलाती ग्रेनम। और इस संरचना में से अकेला ये जो है, ये अकेला जो आपका एक हिस्सा है जो घेरा कलर किया हुआ है, इसको कहते हैं थैलाकोइड, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ये थैलाकोइड है। ये जो पूरी संरचना है ये ग्रेनम कहलाएगी, और इसका एक जो इसकी एक यूनिट है ये सिक्के जैसी, ये कहलाती है थैलाकोइड, ठीक है। इसके अलावा ये जो आप इसमें जो अलग अलग ग्रेनम है, जैसे ये ग्रेनम है और ये ग्रेनम, इसको एक लाइन जोड़ रही है, ये लाइन, इन ग्रेनम को जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसे स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। स्ट्रोमा लेमिला, यहाँ पे स्पेलिंग लिख लीजिए, स्ट्रोमा लेमिला। जो दो ग्रेनम को जोड़ने वाले जो ब्रिज का काम करती है वो संरचना कहलाती है स्ट्रोमा लेमिला। और ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि ग्रेनम क्या होता है। ग्रेनम सिक्के युक्त सिक्के के ढेर जैसी संरचना होती है जो क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, जिसकी सब यूनिट क्या होती है, थैलाकोइड होती है। और ये दो ग्रेनम को जोड़ने वाली जो संरचना होती है इसे स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। और इसके अंतर्गत ये जो स्पेस है, ये जो बाकी जो इसके अंतर्गत जो स्पेस है उसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत जो खाली स्पेस है, जहाँ है ना, जहाँ ये ग्रेनम नहीं है वहाँ उसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। और इस जो आउटर लेयर और जो इनर लेयर है इसके बीच की जो डिफरेंस है इसे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब आता है एक और हमारा जो कोशिका के अंतर्गत एक प्रोटीन का एक जाल टाइप संरचना पाई जाती है, उसे हम कहते हैं साइटोस्केलेटन या साइटोपंजर। जो आपने सुना होगा अस्थि पंजर, तो दिस इज काइंड ऑफ दैट थिंग, है ना, साइटोपंजर या साइटोस्केलेटन। जो साइटोस्केलेटन या साइटोपंजर क्या होता है? साइटोपंजर जो है तंतुनुमा प्रोटीन का जाल होता है। कोशिका द्रव्य में एक तंतुनुमा यानी कि जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रोटीन का पाया जाता है जाल जैसा, वो क्या करता है, वो उसको एक शेप बनाए रखने का काम करता है। उसको मतलब जैसे आपने देखा हो कि जैसे आपने देखा हो कि मकान बनता है, तो मकान सीमेंट से बनता है, लेकिन उसको सीमेंट को होल्ड रखने के लिए, सीमेंट को एक शेप में बनाए रखने के लिए नीचे से क्या सपोर्ट करते हैं, उसके अंदर हम सलिए लगाते हैं। तो सलिए क्या है, एक साइटोस्केलेटन का काम करते हैं, स्केलेटन का काम करते हैं। जैसे हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में से हड्डियाँ निकाल जाए तो हम क्या हो जाएंगे, ऐसे नीचे इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है ना। हड्डियाँ हैं तो हम ऐसे स्ट्रेट खड़े हो पा रहे हैं। अगर हड्डियाँ हटा दी जाएगी तो हमारा जो मांस है या तो सॉफ्ट चीज़ है, सॉफ्ट टिश्यू से बना हुआ, तो ये नीचे धड़ से गिर जाएगा,
तो हमारा जो शेप दिख पा रहा, मेरा जो चेहरा दिख पा रहा है, अभी चेहरे के अंदर नीचे बोन है, नीचे मेरा जो स्कल है, जो हमारी जो खोपड़ी है, उसकी वजह से आपको मेरा चेहरे की एक सुव्यवस्थित आकृति दिख पा रही है। अगर मेरे अंदर से इसके अंतर्गत से, इस चेहरे के अंदर से अगर मेरा स्कल हटा दिया जाए तो मेरा चेहरा क्या है, एक पिचके और गुब्बारे जैसा दिखेगा, ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ होता है। अगर जो ये सेल है, अगर इस सेल के अंतर्गत ये फिलामेंटस यानी कि तो तंतुनुमा प्रोटीन ना हो, का जाल ना हो, तो ये सेल क्या पिचक जाएगी, इसका कोई शेप नहीं रहेगा। तो इसको शेप को सपोर्ट करने के लिए उसमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है तंतुनुमा, उसे हम साइटोस्केलेटन या साइटोपंजर कहते हैं। ये इसका, जैसे कि एक सेल देख रहे हैं, ये एक सेल का डिज़ाइन है, ये सेल का डायग्राम है। इस सेल के डायग्राम के अंतर्गत ये जो गुलाबी सा हिस्सा है, ये इसका कोशिका द्रव है। और इस कोशिका द्रव के अंतर्गत ये जो आप देख पा रहे हैं, इस कोशिका द्रव के अंतर्गत ये जो संरचना है, ये जो है, ये तंतुनुमा संरचना है। ये क्या है, ये इसका साइटोस्केलेटन है ना, ये इसका साइटोस्केलेटन है। मतलब ये प्रोटीन का जाल है ना। मतलब ये कोशिका ऐसी होगी आपकी, इस कोशिका के अंतर्गत इस टाइप से अलग अलग दिशाओं में इस टाइप से प्रोटीन के जाल फैले होते हैं, है ना। तो ये प्रोटीन्स के जाल क्या करते हैं, इस कोशिका को बाहरी दबाव के विरुद्ध एक स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं ताकि ये पिचक ना जाए, या इसको एक यहाँ पे लिख रखा है कि गति करने में सहायक होते हैं तथा यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं, ठीक है। तो साइटोस्केलेटन के बारे में ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। साइटोस्केलेटन के बारे में आपसे यही पूछ सकते हैं क्या होता है। तो ये प्रोटीन का एक जाल है जो कोशिका को एक शेप प्रदान करने में सहायक होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम। उसके बाद आता है एक नया ऑर्गेनल, दूसरा हमारा जो है तारकाय तथा तारक केंद्र। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है ना। तारकाय तथा तारक केंद्र, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल। अब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के बारे में हम समझते हैं। तो ये जो आप देख पा रहे हैं कोशिका है, ये कोशिका का हमने एक व्यू लिया। इसके अंतर्गत ये आप जो यहाँ पे जो देख पाएंगे, ये जो संरचना है, ये इस टाइप की कुछ संरचना होती है। ये कहाँ पे दिख पा रही है आपको, ये जो है कोशिका का केंद्रक है, ठीक है। ये कोशिका का केंद्रक है। इस केंद्रक के पास ये ऐसी गुलाबी रंग की संरचना दिख पा रही है। ये संरचना वस्तुतः इस टाइप की दिखती है। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है, ये इस प्रकार का है। यहाँ का ये हिस्सा केंद्रक के पास पाया जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, जो दोनों संरचना है, इसे कहते हैं हम सेंट्रोसोम। दिस इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। ये संरचना है, इसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो होता क्या है, आगे चलते हैं। किसी कोशिका में कोशिका द्रव के अंदर तथा केंद्रक के पास गाढ़े द्रव से घिरी हुई दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है। कि मेरी बात पे गौर फरमाइएगा। किसी कोशिका में कोशिका द्रव के पास केंद्रक के पास गाढ़े द्रव से घिरी हुई दो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है। ये संरचनाएं क्या कहलाती हैं, गाढ़े द्रव सहित, मतलब इंक्लूडिंग द डेंस लिक्विड, उसके आसपास जो डेंस लिक्विड होता है उन संरचनाओं के, उसको और इन दोनों बेलनाकार संरचनाओं को मिलाकर इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। मतलब ये तो दो बेलन होगा आपके, परपेंडिकुलर रहते हैं ये, और इसके पास जो ये घेरा द्रव्य रहेगा जो केंद्रक के पास दिखता है सामान्य तौर पे, उसे हम सेंट्रोसोम कहते हैं। याद रखिएगा कि बेलनाकार संरचना प्लस जो गाढ़ा लिक्विड यानी जो डेंस लिक्विड है उसको मिलाकर इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। ये जो बेलनाकार संरचनाएं होती हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी कि एक दूसरे के लंबवत होती है। यानी कि एक ये होगा तो एक ये ऐसा, इसमें एंगल कितना होगा 90 डिग्री, है ना। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, जिसमें दो संरचनाएं जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, लंबवत कहलाती है। तो इसलिए इन जो दो सिलेंडर है, ये जो दो सिलेंडर है, इनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, ये एक सिलेंडर है, ये दूसरा सिलेंडर है, तो इनमें एंगल कितना है 90 डिग्री। ये एक दूसरे के लंबवत है, हाँ, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है तथा एक अलग तंतु से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। अब बेलनाकार संरचना है जो एक दूसरे के लंबवत होती है, इसे सेंट्रियोल कहते हैं, है ना। मैंने बताया आपको कि सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल। तो सेंट्रोसोम क्या है, इन दोनों बेलनाकार संरचनाओं और उसके आसपास घिरे हुए गाढ़े द्रव के पूरे जो सिस्टम है उसको हम सेंट्रोसोम कहेंगे। लेकिन इसकी एक सब यूनिट है जो इंडिविजुअल बेलन है, जो इंडिविजुअल बेलनाकार संरचना है, जो एक बेलनाकार संरचना है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रियोल कहलाते हैं, है ना। दो सेंट्रियोल होते हैं, अर्थात सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं, ठीक है। और एक विशेष बात यह है कि जो सेंट्रोसोम है या सेंट्रोसोम जो है जीव कोशिका का
है ना, जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक अंगक है। यूकैरियोटिक जंतु कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक विशेष अंगक है जो पौधों में उपस्थित नहीं होता है, यानी कि सेंट्रोजोम पौधों में उपस्थित नहीं होता। ठीक है, ये एक और याद रखने की बात है कि केवल और केवल जीवों में पाया जाता है, जीवों की कोशिकाओं में पाया जाता है। ये बेलनाकार संरचना होती है जो सामान्य तौर पर केंद्र के पास होती है और एक दूसरे के लंबवत होती है तथा प्रोटीन से बनी होती है। और इन बेलनाकार संरचनाओं के आसपास एक गाढ़ा द्रव होता है। गाढ़ा द्रव तथा इन दोनों प्रोटीन बेलनाकार संरचना को मिलाकर हम उसे जो सिस्टम बनता है उसे हम सेंट्रोजोम कहते हैं। और उसकी जो सेंट्रोजोम की एक जो बेलन रहती है उसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। ठीक है, अब सेंट्रियोल के आसपास जो गाढ़ा द्रव जिसकी हम बात कर रहे हैं बार बार के गाढ़ा द्रव, तो ये क्या है, इस गाढ़े द्रव को पेरीसेंट्रियल मटेरियल यानी कि परितारकीय पदार्थ कहा जाता है, परितारकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, पेरीसेंट्रियल मटेरियल, दिस इज कॉल्ड पेरीसेंट्रियल मटेरियल। जो गाढ़ा द्रव जो है, जो डेंस गाढ़ा द्रव है उसे पेरीसेंट्रियल मटेरियल कहा जाता है। अब तारकाय एक झिल्ली रहित संरचना है। यहाँ याद रखिएगा तारकाय यानी कि जो सेंट्रियोल है या जो सेंट्रीजोम है वो झिल्ली से घिरे हुए नहीं रहते हैं, वो खुले हुए रहते हैं। ठीक है ना, झिल्ली उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं रहती। तो इसलिए यहाँ पे याद रखने की बात है कि तारकाय एक झिल्ली रहित संरचना है जिसका मुख्य कार्य क्या होता है, कोशिका विभाजन में सहयोग करना होता है। साथ ही जीव कोशिका में झिल्ली को आकृति निर्धारित करने का भी काम करता है। ये एक और बात है ना। तो मूल काम इसका है कोशिका विभाजन, लेकिन इसका एक छोटा मोटा काम जैसे आपको करते हैं कि यार आपका मेन काम स्टडी है, लेकिन आप स्टडी के साथ कोई छोटी मोटी जॉब कर लेते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, तो आपका मूल काम तो पढ़ाई करना है, लेकिन आप एक पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। वैसे इसका मूल काम क्या है, कोशिका विभाजन में सहयोग करना। मूल काम इसका कोशिका विभाजन में सहयोग करना है, किंतु ये साथ में कोशिका की जो शेप है उसको भी डिसाइड करने में थोड़ी सहायता करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। तो प्रत्येक तारकाय प्रत्येक तारक केंद्र जो होता है वह अर्थात सेंट्रियोल जो होता है तीन नलिकाओं, सूक्ष्म नलिकाओं के 9 सेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, समझ रहे हैं आप। मैं आपको चित्र में बताऊंगा जो एक बैलगाड़ी के पहिए के समान क्रम में नजर आता है। ये बात आप याद रखिएगा। जो सेंट्रियोल जो मैंने एक बेलनाकार संरचना बताई, ये तीन नलियों के सेट होते हैं इसमें, और वो उन सेटों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। मतलब तीन नलियों के 9 सेट इसमें पाए जाते हैं जो किस प्रकार रहते हैं, एक बैलगाड़ी के पहिए के समान होते हैं। ठीक है, जैसे ये बैलगाड़ी का पहिया है तो इसमें 3 के सेट में यहाँ, 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 इस प्रकार से ये संरचनाएं होती है। ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो इस टाइप से ये संरचना होती है नलिकावर्त। ठीक है, ये इस टाइप से जो तीन की जो नलियाँ हैं वो ये इस टाइप से अरेंज रहती है। ठीक है, ये तीनों नलियाँ जो है यहाँ पे तीन मैं आगे डायग्राम बताऊंगा, आपको समझ में आएगा। सेंट्रियोल के एक जोड़े में जो एक सेंट्रियोल होता है वो मदर सेंट्रियोल कहलाता है, दूसरा सेंट्रियोल जो है डाटर सेंट्रियोल कहलाता है। जो मैंने आपको 2 सेंट्रियोल बताया, अब वापस हम चित्र पे चलते हैं, वहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये चित्र है, इस चित्र में मैंने आपको बताया कि जो है 3 नलिकाओं के सेट में पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये देखिए, सॉरी एक मिनट रुकिएगा। ये जो आप देख पा रहे हैं, ये एक नली, दूसरी नली, ये तीसरी नली। ठीक है, ये इनका तीनों का एक सेट, इस सेट को क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। ट्रिपलेट, दिस इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ये 3 का सेट है, और इस 3 जैसे कितने सेट है यहाँ पे, 1 तो ये खुद हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो मैंने आपको बताया कि ये 9, और ये किस प्रकार से, किसी बैलगाड़ी के पहिए जैसी डिजाइन में दिख रहे हैं आपको, देखिए ना, व्हील कार्ड जैसे दिख रहे हैं, गाड़ी के पहिए जैसे। देखिए, समझ में आ गया। तो देख पा रहे हैं आप कि इसमें 9 जो है, 9 इस प्रकार की संरचना है। ये ट्यूब्स है, दिस आर माइक्रो ट्यूब्स। ये माइक्रो ट्यूब्स है, ये 3 के सेट में रहती है। इन 3 के सेट को क्या कहा जाता है, ट्रिपलेट कहा जाता है। और ये 3 के कितने सेट होते हैं, 9 सेट होते हैं। ये किस प्रकार से अरेंज होते हैं, ये किसी बैलगाड़ी के पहिए जैसे अरेंज होते हैं, ये इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, उसकी पेरीफेरी में। ठीक है, और ये जो है, दिस इज कॉल्ड मदर सेंट्रियोल एंड दिस इज डाटर सेंट्रियोल, है ना। दिस इज मदर सेंट्रियोल, दिस इज डाटर सेंट्रियोल। तो ये दोनों, और ये जो दोनों रहते हैं, ये एक दूसरे, यहाँ पे किसी तंतु से जुड़े रहते हैं, प्रोटीनस तंतु रहते हैं, फिलामेंट रहते हैं, उनसे जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, इनका यही काम है
कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर रहती है इन, है ना। तो अगर आपसे पूछ ली जाए कि माइक्रोट्यूब्स की संख्या कितनी होती है, तो माइक्रोट्यूब्स की टोटल संख्या 3 × 9 यानी 9 × 27 माइक्रोट्यूब्स होती है, ठीक है। एक सेंट्रल में 27 माइक्रोट्यूब्स होती है और 2 सेंट्रल में कितनी हो जाएगी, दोनों को मिला के 54 माइक्रोट्यूब्स हो जाएगी। और एक ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्स होती है और ये 9 के सेट में होती है ना। 9 सेट, 3 के सेट में 9 माइक्रो अरेंजमेंट होते हैं ऐसे, ठीक है। 9/3, ठीक है। 9/3 इज 27, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो ये सेंट्रल का सर वो था। ये इनका मूल काम केवल इतना है कि इसकी स्ट्रक्चर को याद रखना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका बाकी ज़्यादा डिटेल इतना आएगा नहीं। आपको याद रखना ये है कि इसका काम कोशिका विभाजन में सहायक होता है। कोशिका विभाजन के टाइम पे ये उसकी मदद करता है कोशिका विभाजित होने में, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब एक और जो अंग आता है उसे कहते हैं हम पक्षमाप तथा कशाभिका। एक थोड़ा अटपटा सा नाम है, हिंदी वालों के लिए लिखा है हमने, पक्षमाप तथा कशाभिका, तथा इंग्लिश में इसे सीलिया तथा फ्लैजिला कहते हैं। आप सामान्य तौर पे हिंदी, ऐसा जरूरी नहीं कि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है तो खाली इसी पक्षमाप या कशाभिका से याद रखेगा, या जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है वो सीलिया या फ्लैजिला से याद रखेगा। उस दोनों में आपको पढ़ने से ये फायदा होगा कि यदि अगर परीक्षक ने या परीक्षा में अगर पक्षमाप नाम से आ गया तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए, इसलिए, है ना, ये याद रखिएगा हमेशा। दोनों चीज़ें याद रखिएगा। सीलिया को हिंदी में कक्षमाप कहता है और फ्लैजिला को कक्षाभिका कहते हैं ना, पक्षमाप तथा कक्षाभिका। अब ये पक्षमाप तथा कक्षाभिका क्या होते हैं? ये एक अपेंडेज होते हैं, यानी कि सतह पे पाए जाने वाले, किसी कोशिका की सतह पे पाए जाने वाले संरचनाएं। अपेंडेज यानी कि उसकी कोशिका पे पाए जाने वाले संरचनाएं या कुछ जुड़े हुए स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्यूब्स की शेप में होते हैं, ठीक है, माइक्रो ट्यूब्स की शेप में होते हैं ये। और ये इनका मुख्य काम क्या होता है? इनका मुख्य काम होता है परिवहन में सहायता करते हैं। जो कक्षाभिका यानी कि सीलिया तथा फ्लैजिला है, सीलिया को पक्षमाप कहते हैं तथा उसको कक्षाभिका कहते हैं। और इनका दोनों को ये माइक्रो ट्यूब्स की होते हैं। और माइक्रो ट्यूब्स इनका मूल काम रहता है कोशिका को परिवहन में सहायता प्रदान करना, ठीक है। कोशिका खुद से कहीं, उसके कोशिका के पाँव तो है नहीं, तो ये उसके पाँव जैसा काम करती है, ठीक है। यूकेरियोटिक कोशिका की बात हो रही है। अब सीलिया जो होता है, जो पक्षमाप जिसकी हम बात करें, पक्षमाप जो होता है ये एक रोम सदृश संरचना होती है। रोम सदृश यानी कि बालों के रुएं, जैसे हमारे हाथ पे अपन देखते हैं ये छोटे छोटे रुएं रहते हैं हमारे हाथ पे, तो ये क्या है? ये रोम सदृश है ना। तो जो कोशिका रहती है, जिनके पास सीलिया रहते हैं, तो वो कोशिका की सतह पे ऐसे अनगिनत बालों जैसे रहते हैं, छोटे छोटे बालों जैसे। और बाल कैसे रहते हैं आप जानते हैं? बाल एक ट्यूब जैसे रहते हैं, है ना। एक्चुअली जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो बाल ट्यूब जैसे प्रतीत होते हैं। तो उसके अंदर भी ऐसे एक किसी कोशिका में जिन पे ये सीलिया पाए जाते हैं उनमें ऐसे बाल टाइप संरचना रहती है। और ये बाल टाइप जो संरचना रहती है उसको छोटी छोटी, ये साइज़ में छोटी होती है, बहुत बारीक होती है, है ना। जो रोम सदृश नलिकाओं की संरचना है, ये रहती तो नलिका है, इनकी डिजाइन नलिका रहती है, लेकिन ये बहुत बारीक होती है, जो कोशिका की किसी पूरी बाहरी सतह को घेरे हुए रहती है। और, है ना, ये कोशिका की बाहरी सतह को घेरे हुई रहती है तथा ये उसे चलने फिरने में, उसके मूवमेंट में सहायता करती है। विशेष बात यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल में सीलिया नहीं पाई जाती, यानी कि बैक्टीरिया सेल में सीलिया नहीं पाई जाती। अगर क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा कि सीलिया किस प्रकार की कोशिका में नहीं पाई जाती, तो आपको लगाना है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है सीलिया अर्थात पक्षमाप नहीं पाया जाता है। इसके अलावा कक्षाभिका एक लंबे तंतु के समान होती है। अब यह तो मैंने बाल जैसी संरचना बता दी, किंतु कुछ सेल्स ऐसी होती हैं, जैसे ह्यूमंस, जो हमारा जो मानव का जो स्पर्म रहता है, यानी जो हमारा जो शुक्राणु जो रहता है, हमारा मनुष्य का जो शुक्राणु रहता है, उसकी डिज़ाइन किस प्रकार की होती है? इस टाइप की। और ये इस टाइप का एक तंतु निकला हुआ रहता है। आपने अगर 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी तो उसमें जब बताते हैं तो जब वो बताता है कि यार हमारी जो ये जो दौड़ है, जो हमारे आगे पीछे की जो कंपटीशन की दौड़ है, ये माँ के पेट से ही चालू हो जाती है। तो उसमें आपने देखा होगा छोटे छोटे जो कण हैं वो बढ़ते हुए जाते हैं, उनके पीछे इस टाइप का एक तंतु लगा रहता है ना। ये इस टाइप का डिज़ाइन रहती है ना उसकी, ये सा। तो ये जो तंतु है, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ जो तंतु है ना, ये तंतु जो है ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला, है ना। क्योंकि हमारा जो स्पर्म है वो भी एक यूकैरियोटिक सेल है, स्पर्म भी एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक सेल के मूवमेंट के लिए उनमें ये तंतु पाया जाता है। ये तंतु क्या है? ये एक फिलामेंट टाइप रहता है। और ये जो फिलामेंट है, दिस इज कॉल्ड फ्लैजिला। फ्लैजिला यानी कि कक्षाभिका, एक लंबे तंतु के समान होते हैं। डिजाइन के इसके इंटरनल जो डिजाइन होती है, ये भी एक ट्यूब ही रहती है और ट्यूबुलर शेप ही रहती है, लेकिन ये ट्यूबुलर साइज में सीलिया से थोड़ी बड़ी होती है।
साइज में सीलिया से बड़ी होती है, लेकिन इनके अंदर की जो संरचना है, सीलिया और फ्लैजिला की आंतरिक संरचनाएं समान होती है। ठीक है, कोशिका के एक सिरे पे ये लगा होता है। ये तो जो सीलिया है ये कोशिका की संपूर्ण सतह पे पाया जाता है, लेकिन ये जो फ्लैजिला है ये किसी एक सतह पे लगा हुआ है, आइदर वन दिस साइड आइदर दिस साइड, है ना। तो ये इस पीछे की तरफ आगे की तरफ लगा हुआ है, लेकिन संपूर्ण सतह को नहीं घेर सकता ये, है ना। और ये दोनों एक प्रकार की संरचना रखते हैं, लेकिन इनकी शेप में साइज में फर्क होता है। मैंने आपको बताया कि जो ये रहते हैं अपने सीलिया जो रहते हैं बालों की जैसी रहते हैं, वो बालों जैसी साइज रहती है इनकी छोटी छोटी, लेकिन ये जो रहता है ये लंबे फिलामेंट के जैसा, लंबा चाबुक जैसा होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में ही फ्लैजिला पाया जाता है। जो कक्षाभिका है वो दोनों में पाई जाती है। सीलिया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती। फ्लैजिला सीलिया तथा जो फ्लैजिला होता है ये यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक दोनों में ही पाया जाता है। आगे हम चलते हैं। ये एक जो है पैरामीशियम का फोटो है ना। और तो ये नीचे वाला जो है पैरामीशियम का फोटो है। तो इस पैरामीशियम के फोटो में आप देख पा रहे होंगे, ये जो उसके आप यहाँ पे देख पा रहे हैं छोटे 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 रुएं जैसी संरचना है। यही रुएं जैसी संरचना क्या कहलाती है? सीलिया, यानी कि पक्षमाभ। ये जो रोम सदृश संरचना है ये पक्षमाप कहलाती है, तथा इनका मूवमेंट कैसा होता है ये देखिए, यहाँ पे जो इसके मूवमेंट की भी डायरेक्शन बता रखी है। ये इस प्रकार से पंखे जैसी चलती है। ये जो सभी रहते हैं ये एक साथ मिलके एक डायरेक्शन में ऐसे घूमते हैं, है ना। और जब घूमते हैं तो इससे एक फ्लो जो उसको मीडियम में मूवमेंट मिलता है। ये यहाँ पे इसकी मूवमेंट की डायरेक्शन देख पा रहे हैं। जैसे ये एक वो है, दूसरा है, तीसरा है। तो ये क्या है कि ऐसे सब एक साथ ऐसे घूमते हैं, ऐसे ऐसे करके घूमते हैं। जब ऐसे ऐसे करके घूमते हैं तो उसको एक आगे की तरफ फ्लो मिलता है। ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन आगे की तरफ हो जाती है। लेकिन ये जो है ये एक फ्लैजिला है, ये तंतुनुमा जैसा मैंने संरचना बताया। ये तंतुनुमा संरचना है। ये किस प्रकार से मूवमेंट करती है? इस टाइप से, ये इस टाइप से मूवमेंट करती है। ये तो इस टाइप से मूवमेंट कर रही है। कैसे? जैसे मैं आपको बताता हूँ कि 2 मिनट रुकिएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये जो है मान लीजिए ये मेरा ईयरफोन है, इसको मैं आप 2 मिनट के लिए, ये सीलिया है। तो सीलिया का मूवमेंट किस प्रकार होगा? ये इस टाइप का मूवमेंट होता है सीलिया का। ठीक है, ये इस टाइप से मूवमेंट होता है और वो जो जीव है, जो सूक्ष्म जीव, वो आगे बढ़ जाता है। किंतु ये जो फ्लैजिला है इसका मूवमेंट किस प्रकार से होगा? इसका मूवमेंट होता है ये यूँ, इसका मूवमेंट होता है ऐसा तंतु जैसा, ये ऐसे, ये इस प्रकार से चाबुक जैसा मूवमेंट होता है, चाबुक जैसा। तो चाबुक के फटकार के कारण ये आगे बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब वेव लाइक मूवमेंट होता है, ये ऐसा यूं 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 यूं। और इसका जो है ऐसा फिरकनी या चक्री जैसा मूवमेंट होता है। ठीक है, ये मूवमेंट की तरीका रहता है। इसकी साइज लंबी होती है, इसकी साइज छोटी होती है। ये संपूर्ण सतह पर पाया जाता है, यह संपूर्ण सतह पर नहीं पाया जाता। इसकी संख्या किसी कोशिका में 10 से कम हो सकती है ना। अधिकतम 10 से अंडर, अधिकतम संख्या 10 से होगी और कम से कम 1 हो सकती है, या 1 से किसी में तो बिल्कुल भी फ्लैजिला नहीं होता। जैसे जो अमीबा रहता है, अमीबा में फ्लैजिला और सीलिया दोनों ही नहीं होते, है ना। अमीबा में सीलिया तथा फ्लैजिला दोनों ही नहीं होते। उनमें मूवमेंट के लिए अलग प्रकार की संरचना पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसके पास सीलिया हो या फ्लैजिला हो सूक्ष्म जीव के पास। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ गया। अंदर से जो मैंने आपको बताया कि इनकी संरचना सेम होती है, कैसे होती है? वो सेम इस प्रकार से होती है। ये भी अंदर, ये एक तो बाहरी ट्यूब है, ये बाहरी खोल है, और इस बाहरी खोल के अंदर भी 2-2 के सेट में नलियाँ होती हैं। ये नलियाँ होती है, ये नलियाँ होती है, ये नलियाँ होती है, ये नलियाँ, ये नलियाँ, ये नलियाँ। ठीक है, और इन नलियों के केंद्र में भी 2 नलियाँ और होती है। ठीक है, तो इस सेटअप को 9+2 कहा जाता है। 9+2 क्यों? क्योंकि ये 9 का सेट है और एक सेट ये अंदर 2 और नलियाँ होती हैं। ठीक है, इस प्रकार का सेट होता है ये, कि ये एक 2 इस टाइप से ट्यूब्स के अंदर ट्यूब्स होती है। ट्यूब्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है। ठीक है, और ये सेंट्रल माइक्रो ट्यूब्स कहलाती है, ये रेडियल स्पोक्स कहलाती है। ये बाहर की, ये जो है जो ये तंतु रहता है ये कहाँ से निकलता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला होता है। ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हिस्से होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उभार टाइप रहते हैं बाहर की तरफ। ठीक है, ये बात हो गई। आगे चलते हैं केंद्रक। अब केंद्रक पे हम वापस आ जाते हैं।
केंद्रक जो होता है, चूँकि यूकैरियोटिक हमने प्रोकैरियोटिक में तो समझ लिया था, यूकैरियोटिक में आप लोग को इंट्रोडक्शन दिया था इसका। अब और एक छोटी मोटी चीज़ें जो इसके बारे में जानने योग्य हम आज यहाँ पे जाकर लेते हैं। केंद्रक की खोज जैसा कि मैंने बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक के अंदर तंतुनुमा प्रोटीन का जाल पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं। जो तंतुनुमा जाल जो केंद्रक के अंदर जो तंतुनुमा जाल पाया जाता है प्रोटीन का, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन जो है, क्रोमेटिन के साथ में उसमें एक ये जो तंतुनुमा जाल हो गया, ये मान लीजिए कोई केंद्रक है, उसके अंतर्गत ये तंतुनुमा जाल है प्रोटीन का, ये तो हो गया आपका क्रोमेटिन। लेकिन इस क्रोमेटिन के अंदर वाले हिस्से में द्रव के साथ एक इसी टाइप की संरचना पाई जाती है। ये संरचना क्या कहलाती है, न्यूक्लियोलस कहलाती है। न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका। केंद्रक के अंतर्गत जो गोल संरचना पाई जाती है उसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। और ये न्यूक्लियोलस क्या है, ये झिल्ली रहित संरचना है, इसमें झिल्ली नहीं होती। ठीक है, अब केंद्रिका झिल्ली, जैसा कि मैंने केंद्रक जो है 2 झिल्ली युक्त अंगक है। मैंने आपको बताया कि 2 झिल्ली युक्त अंगक कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक। तो केंद्रक 2 झिल्ली युक्त अंगक है, जिसमें जो है 2 झिल्ली, जैसे जो आउटर झिल्ली है और जो इनर झिल्ली है, इसके बीच में 5 से 10 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है ना। जो स्पेस है, ये स्पेस 5 से 10 नैनोमीटर तक का हो सकता है, जिसे क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस या परिकेंद्रीय अवकाश कहा जाता है। जो इस केंद्र की 2 झिल्लियों के बीच में जो स्पेस रहता है उसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस या पेरी न्यूक्लियर स्पेस या परिकेंद्रीय अवकाश कहते हैं। ये परी न्यूक्लियर अवकाश की परिधि या जो वो है परास, वो कितना होता है, 5 से 10 नैनोमीटर यानी कि 10⁹ मीटर। ठीक है, इतना छोटा होता है यह जीव द्रव तथा केंद्रक द्रव। अब ये जो है ये क्या काम करता है, ये जीव द्रव तथा केंद्रक द्रव के बीच में अवरोध का काम करता है। तो उसमें एक डिफरेंस बना के रखता है। केंद्रक द्रव अलग चीज़ हो जाती है और आपका जो है जीव द्रव अलग चीज़ हो जाता है। जैसे सेल है, सेल के अंदर यहाँ पे साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव भरा, ये केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर एक और लिक्विड भरा हुआ, केंद्रक का लिक्विड, और इसको सेपरेट रखने के लिए ये काम करता है। कौन सा, पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, अब बाहरी झिल्ली जो रहती है, केंद्रक की जो बाहरी झिल्ली होती है वो अंतर्द्रविका जाली के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जब अंतर्द्रवी जाली का पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि ये जो है अंतर्द्रवी जाली का जो होती है, ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से संलग्न होती है। ठीक है, और इस जो मेम्ब्रेन होती है, जो दोनों मेम्ब्रेन रहती है, इनके बीच में छेद होते हैं, पोर्स रहते हैं। पोर्स क्यों रहते हैं, ताकि उसके अंतर्गत से आरएनए ये जो है अपना मूवमेंट कर सके। जो प्रोटीन इसमें बन रहा है, जो राइबोसोम उसमें बन रहे हैं, वो उससे बाहर जा सके। ठीक है, इसके लिए ये छेद होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। केंद्रक छेद से आरएनए प्रोटीन केंद्रक से कोशिका द्रव में तथा कोशिका द्रव से केंद्रक द्रव में आ सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंतर्गत आना जाना चलता रहे, इसलिए उसमें छेद होते हैं, केंद्रक से कोशिका द्रव और कोशिका द्रव से केंद्रक की ओर के लिए। ठीक है, सामान्यतः एक कोशिका में एक ही केंद्रक पाया जाता है। सामान्य स्थितियों में एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, लेकिन कुछ कोशिकाओं में केंद्रक की संख्या अधिक भी हो सकती है। जैसे बोन्स की जो वृद्धि करने वाली जो कोशिका रहती है, उनमें शायद ये 2 केंद्रक होते हैं। इसी प्रकार कुछ और उदाहरण भी हो सकते हैं, पर सामान्य तौर पर केंद्रक एक ही होता है। कुछ कोशिकाओं में केंद्रक बिल्कुल अनुपस्थित होता है, जैसे आरबीसी, लाल रक्त कणिका यानी कि आरबीसी में जो ह्यूमन रेड ब्लड सेल रहती है, उसमें केंद्रक बिल्कुल अनुपस्थित रहता है। राइबोसोम और आरएनए जो है केंद्रिका में उपस्थित उत्पन्न होते हैं। जो केंद्रिका रहती है, जो मैंने आपको बताया कि केंद्र के अंतर्गत जो गोल संरचना है झिल्ली रहित, उसमें ये आरएनए तथा राइबोसोम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, डायग्राम में आपको समझा देता हूँ। उसके बाद ये जो है, ये गोल जो संरचना देख पा रहे हैं आप, ये गोल संरचना क्या है, ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर ये यहाँ पे छिद्र है, ये केंद्र की सतह है, इस केंद्र की सतह पर ये छिद्र है। ठीक है, ये भी छिद्र है। ये जो छिद्र है ये क्या है, ये न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियर पोर्स यानी कि नाभिकीय छिद्र कहलाते हैं। इनसे प्रोटीन आरएनए बाहर आता है और प्रोटीन आरएनए अंदर भी जाता है, साइटोप्लाज्म से केंद्रक की ओर और केंद्रक से साइटोप्लाज्म की ओर। ठीक है, अब उसके अंदर आप जो हरा वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये हरा वाला हिस्से में
इसको कहते हैं केंद्रक द्रव। जो अंदर का जो हरा लिक्विड फॉर्म केंद्रक द्रव यानी कि न्यूकोप्लाज्म, इंग्लिश में इसे न्यूकोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। इंग्लिश में इसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं और हिंदी में इसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। अब इस केंद्रक द्रव के अंदर आप यहाँ पे ये जो संरचना देख रहे हैं, ये जो संरचना है, ये गोल सी संरचना है, ये क्या है, इसकी केंद्रिका है, और केंद्रिका झिल्ली रहित रहती है। इस केंद्रिका में से प्रोटीन और राइबोसोम, आरएनए और राइबोसोम उत्पन्न होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे आप इस चित्र में दिख नहीं पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, इसमें ऐसे तंतुनुमा कुछ संरचना है इस हरे वाले द्रव में, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में इसी संरचना है, इस संरचना को क्या तंतुनुमा संरचना है, इसको क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन, है ना। ये जो जालनुमा जो संरचना होती है केंद्र के अंतर्गत, ये क्रोमेटिन कहलाती है। तो और क्रोमेटिन के ऊपर ये जो उभार देख पा रहे हैं, ये जो केंद्र के ऊपर जो आप ये छोटे छोटे उभार चित्र में दिख पा रहे होंगे आपको, ये यहाँ पे उभार है, यहाँ पे उभार है, यहाँ पे उभार है, जो है ना, जो पिंपल्स जैसे जो दिख रहे हैं आपको, ये पिंपल्स नहीं है एक्चुअली, ये इसके राइबोसोम से, है ना, राइबोसोम है। इसको अगर पिंपल्स होते तो ये क्या करता, अगर ये कहीं कन्या होती तो ये पिंपल्स के लिए हिमालय का नीम फेस वॉश यूज़ करती है ना, मजाक कर रहा था मैं। तो ये जो है बाहर जो उभार है, ये राइबोसोम से प्रोटीन उत्पादन का काम करते हैं। ये जो ब्लैक डॉट्स हैं, ये न्यूक्लियर पोर्स है, इनसे राइबोसोम और अन्य जो मटेरियल्स है वो केंद्रक से कोशिका जीव में द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म में आता जाता रहता है। इसके अंतर्गत जो ये गोल केंद्र के अंदर एक और गोल संरचना है जो झिल्ली रहित है, इसे क्या कहा जाता है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये झिल्ली रहित रहती है, इसमें राइबोसोम तथा प्रोटीन आरएनए का उत्पादन होता है। इसके अलावा जो हरा द्रव्य है, ये हरा द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रिका द्रव कहलाता है, केंद्रक द्रव कहलाता है, और केंद्रक नाभिकीय द्रव कहलाता है, सॉरी। और केंद्रक द्रव के अंदर जो है ऐसी तंतुनुमा संरचनाएं रहती है, प्रोटीन का जाल रहता है जिसे क्रोमेटिन कहा जाता है। यही क्रोमेटिन जो है बाद में क्रोमेटिन जो है कोशिका विभाजन के टाइम पे उसमें परिवर्तित हो जाता है। क्या में आपके डीएनए सेल विभाजन के टाइम पे डीएनए को बाइफरकेट करता है। क्रोमेटिन एक जाल रहता है जो अभी तो इसमें एक केंद्र के अंदर रहता है, लेकिन जब कोशिका विभाजित होती है तो कोशिका विभाजित टाइम पे जाल जो मैंने आपको बताया सेंट्रियोल के साथ मिलके एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेता है। अभी तो ये क्या इस टाइप से ये जो गुड़ी मुड़ी क्रोमेटिन यानी कि डीएनए, क्रोमेटिन डीएनए का ऐसा गुथा हुआ प्रकार है, ऐसे 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 ऐसे। प्रकृति ने क्या किया कि चूंकि ये इसकी तो संख्या मीटर में हो सकती है, जो हमारा डीएनए रहता है उसकी संख्या मीटर्स में होती है, लेकिन अब वो इतनी मीटर्स में उसको पैक कैसे करेगा, तो पैक करने के लिए उसको एक झिल्ली प्रदान कर दी, उसके अंदर ठूस के भर दिया। जब उस कोशिका विभाजित होना पड़ता है, ये जो केंद्र के ये गायब होके सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल अलग अलग हो जाते हैं और उसमें ये जालनुमा क्रोमेटिन उस पर एडजस्ट हो जाता है और डीएनए का शेप ले लेता है और वो कोशिका विभाजित हो जाती है ना। तो कोशिका विभाजन एक अलग टॉपिक है, जो बड़ा टॉपिक है उसे हम अगले किसी वीडियो में समझेंगे। यहाँ पे आपको केंद्र की संरचना समझनी है, तो केंद्र की संरचना में आपको समझ में आ गया कि दो लेयर से बन के मिल के भरा होता है, बाहरी तथा आंतरिक। आंतरिक और बाहरी लेयर के बीच में 5 से 10 नैनोमीटर का डिफरेंस होता है, जिसे पेरी न्यूक्लियर स्पेस या परिकेंद्रिकी अवकाश कहते हैं। परिकेंद्रिकी अवकाश के अलावा जो इसकी जो सतह रहती है छिद्रित रहती है, इन छिद्रों को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। इससे जो है पदार्थों का आवागमन केंद्रक से कोशिका द्रव, कोशिका द्रव से केंद्र की ओर होता है। इसकी सतह पे कुछ उभार पाए जाते हैं छोटे छोटे, ये उभार क्या रहते हैं, राइबोसोम्स होते हैं छोटे छोटे। इसके अंतर्गत एक गोल झिल्ली रहित संरचना होती है जिसे केंद्रिका या न्यूक्लियोलस कहते हैं। न्यूक्लियोलस राइबोसोम तथा आरएनए का निर्माण करती है। उसके अलावा इसके अंतर्गत एक द्रव पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। और ये जो क्या रहता है, केंद्रिका द्रव कहलाता है। और उसके अलावा इसके अंतर्गत केंद्रिका द्रव के अंतर्गत एक तंतुनुमा संरचना पाई जाती है। केंद्रक द्रव में केंद्रक द्रव के अंतर्गत जो तंतुनुमा संरचना पाई जाती है इसे क्रोमेटिन कहते हैं, जो डीएनए का एक गुथा हुआ प्रकार है, मतलब ऐसे भेरा किया हुआ प्रकार है। भेरा यानी कि इसको बिल्कुल स्क्वीज किया हुआ है ना, उसको स्क्वीज करके जो डीएनए को स्क्वीज फॉर्म में रहता है, अन्य उसको क्या कहते हैं, अव्यवस्थित प्रकार है उसका डीएनए का, वो क्रोमेटिन है। ठीक है, उसको ठूस के भर दिया गया है। ये उसका स्ट्रक्चर हो गया, आपको न्यूक्लियस का सारा स्ट्रक्चर इससे एक्सप्लेन हो गया। तो आज का हमारा जो ये वीडियो है
ख़त्म होता है। आप सेल से जो सेल के ऑर्गेनल संबंधी जो टॉपिक्स है, मेरे हिसाब से इन तीनों जो हमारी क्लास है सेल के ऊपर, इसमें आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी। और मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई ऐसे चीज़ बची होगी जो आपको कोशिका के संबंध में रह गई हो, एक्सेप्ट सेल डिवीज़न और क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमोसोम और हम यहाँ पढ़ाते, लेकिन क्रोमोसोम एक क्रोमोसोम नाम का जो गुणसूत्र जिसे कहा जाता है, यह कोशिका विभाजन से संबंधित अंगक है। तो इसलिए हम उसे कोशिका विभाजन वाली जब हम क्लास लेंगे अलग से, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है और थोड़ा जटिल टॉपिक भी है, तो उसे समझने के लिए हमें जो है एक अलग सेपरेट क्लास बनानी पड़ेगी। वो हम आगे चल के बनाएंगे। अभी चूंकि इसका फ्लो है, हमारे पास समय थोड़ा कम है, तो इसलिए हम इसे फ्लो को ना ब्रेक करते हुए आपको ये जो सेल डिवीज़न वाला जो सेल वाला जो पोर्शन है, हमने इसे आप पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। और आप मान के चलिए कि जो हमने आपको पढ़ा है ये एक 11th सेकेंडरी लेवल तक पढ़ा है, ये केवल 10th लेवल हाई स्कूल लेवल तक की साइंस में जो ऐसा है वैसा नहीं पढ़ाया हमने। इसे आपको बहुत डीपली जो सेकेंडरी लेवल के जो बच्चे हैं, जो बायोलॉजी जिनका स्पेशल सब्जेक्ट है, वो जो पढ़ रहे हैं उस हिसाब से हमने आपको पढ़ाया है। सेल्स की सारी डिटेल्स हमने आपको समझाई। और अब ये जो वीडियो है इसको आप एक से दो बार इसको देखें। जब आप 1 से 2 बार इन सभी वीडियो को देखेंगे, जो एक वीडियो में इसको बार बार आपसे यही निवेदन करता रहता हूँ कि एक वीडियो आप एक बार देखोगे तो एक बार देखने से आपके दिमाग में, चाहे आपको समझ में आ जाए, लेकिन दिमाग में नहीं बैठेगा वो। आप कहीं ना कहीं फिर जब परीक्षा में होंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। उसे क्लियर करने के लिए आपको उस वीडियो को 2 बार कम से कम देखना होगा। जब आप उस चीज़ को 2 बार देख लोगे तो ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी। फिर चाहे यह पटवारी की परीक्षा हो, ग्रुप 2, 3 की हो, या आगे कोई भी परीक्षा हो, उसमें अगर आपसे सेल से संबंधित कोई सवाल आएगा तो आप उसको, मेरा दावा है कि आप उसको गलत नहीं करोगे अगर आपने ये तीनों वीडियो अच्छे से डीपली पढ़े हैं। तो डीपली समझे हैं, और कम से कम 2 बार उसे हर वीडियो का आप देखने का प्रयास करें। चाहे आप उसको जल्दी स्पीड बढ़ा के देखें, लेकिन प्रयास यही करें कि उसको 2 बार देखें। ठीक है, तो आज का हमारा ये वीडियो यही अंत होता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर निवेदन कर रहा हूँ, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसका जो लाभ है हमको भी मिले। जैसे कि हमको इस लाभ से हमें मोटिवेशन मिलेगा। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। सिलेक्शन वाले क्लियर होंगे फंडे तो गड़ेंगे झंडे। आपका धन्यवाद।